नमस्कार। बीबीएम चिल्ड्रन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के कुछ मूलभूत बेसिक जो परिभाषाएं हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन विज्ञान क्या है? जैसा कि विज्ञान को हम ये कहते हैं कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान की ही एक शाखा है। रसायन विज्ञान की एक शाखा है। और जिस तरह से रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान या विभिन्न प्रकार के जो सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होते हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग रसायन विज्ञान को भी रख करके स्टडी करते हैं। रसायन, ये जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, धर्म, संरचना, क्रियाविधि तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संरचना, क्रियाविधि तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की दूसरी परिभाषा को हम इस तरह से भी परिभाषित करते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। रसायन की अगर हम बात करें तो ये जो रसायन शब्द है, रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसका प्राचीन नाम कीमिया था। रसायन का प्राचीन नाम कीमिया था। कीमिया से जब इसका नाम बदला गया तो केमिटैक्टिंग हुआ और केमिटैक्टिंग का ही परिवर्तित रूप केमिस्ट्री कहलाता है। केमिटैक्टिंग का ही परिवर्तित रूप केमिस्ट्री कहलाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान या रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसका प्राचीन नाम कीमिया था। कीमिया से बदला गया तो इसका नाम केमिटैक्टिंग हुआ और केमिटैक्टिंग का ही परिवर्तित रूप केमिस्ट्री कहा जाता है। आज के आधुनिक समय में इसको केमिस्ट्री नाम से जाना जाता है, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। जब इसका जन्म हुआ था तो प्रारंभ में अपने जन्म के समय में या विज्ञान के रूप में ना होकर के कला के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे जब इसका प्रयोग मानव हित के लिए होने लगा तो ये जो केमिस्ट्री है कला को छोड़ करके विज्ञान का रूप धारण कर लिया। आइए हम बात करते हैं कि जो रसायन है, रसायन विज्ञान के पिता की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान का पिता लेवोसियर को कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का पिता फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर को कहा जाता है। लेवोसियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रसायन विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की शाखाएं, तो रसायन विज्ञान की आज के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर रसायन विज्ञान ने अपनी दस्तक न दी हो। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो इनको शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो यदि हम इसको शाखाओं की बात करते हैं तो इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं, मेन ब्रांच, मुख्य शाखाएं, और दूसरा इसका है उप शाखाएं। मुख्य शाखाओं के अंतर्गत हमारा सामान्य रसायन, जनरल केमिस्ट्री इसको कहते हैं, सामान्य रसायन। दूसरा है
अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तीसरा है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और चौथा है हमारा भौतिकी रसायन। और पांचवा जो है ये विश्लेषित रसायन कहा जाता है, विश्लेषित रसायन कहा जाता है। उप शाखाओं की बात करते हैं। उप शाखाओं के अंतर्गत इसकी बहुत सारी शाखाएं आती हैं, जिनमें हम कुछ का नाम लिख रहे हैं। जिसमें जो सबसे पहला है जैव रसायन, जैव रसायन। दूसरा है मृदा रसायन। अगला है युद्ध रसायन। और आगे की बात करेंगे तो औषधि रसायन। अगला बात करेंगे चिकित्सा रसायन। अगले की बात करेंगे पेय रसायन। इत्यादि इत्यादि। तो ये मुख्य रूप से रसायन विज्ञान की शाखाएं होती हैं। तो शाखाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। मुख्य शाखाएं, मुख्य शाखाओं के अंतर्गत सामान्य, अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिकी और विश्लेषित रसायन आते हैं। जबकि उप शाखाओं के अंतर्गत जैव रसायन, मृदा रसायन, युद्ध रसायन, औषधि रसायन, चिकित्सा रसायन, पेय रसायन या बहुत सारी शाखाएं इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। हम अगर इनकी परिभाषा की बात करेंगे तो जो रसायन विज्ञान की परिभाषा दी जाती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संरचना, क्रियाविधि तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर उसी परिभाषा से रसायन विज्ञान की परिभाषा से लेकर के इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं, ये जो शाखाएं हैं, सभी को हम परिभाषित कर सकते हैं। हम बात करेंगे सामान्य रसायन की। तो सामान्य रसायन, जनरल केमिस्ट्री, सामान्य रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों की संरचना का अध्ययन। तो रसायन विज्ञान, सामान्य रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन एवं गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी परिभाषा, अकार्बनिक रसायन की परिभाषा हम इस तरह से बोलते हैं कि अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन एवं उनके गुण धर्मों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमारी अगली जो शाखा आती है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन एक विशेष प्रकार की शाखा होती है। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल कार्बन के ही यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इससे कुछ अपवाद भी होते हैं। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, परंतु यहाँ पर इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें जो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोजन साइनाइड है या कुछ अन्य प्रकार के लवण होते हैं जिसमें कार्बन पाए जाते हुए भी उनका अध्ययन कार्बनिक यौगिकों में नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जब हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे तो वहां पे हम इस बात को बताएंगे कि कुछ ऐसे भी यौगिक जिसमें कार्बन पाए जाते हुए भी उनका अध्ययन कार्बनिक यौगिकों में क्यों नहीं किया जाता है। आगे हम बात करते हैं भौतिकी रसायन की। तो भौतिकी रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी रसायन
रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम बताएंगे कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। अगला जो है विश्लेषित रसायन है। तो विश्लेषित रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गणितीय संक्रियाओं पर आधारित गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणितीय संक्रियाओं पर आधारित गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। आधारित गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जो मुख्य शाखाएं हैं, मुख्य शाखाओं की जो परिभाषाएं थी उसके बारे में देखा। अब हम लोग इसकी दूसरी शाखा जिसको उस शाखा के अंतर्गत रखा गया है उसके बारे में देखेंगे। ये हमारे पाठ्यक्रम या सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी परिभाषाओं को जानते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें अगर हम बात करें जैव रसायन की, तो जैव रसायन की परिभाषा इस तरह से बताई जाती है कि जैव रसायन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक अणुओं का अध्ययन किया जाता है या जैविक अणुओं का अध्ययन किया जाता है। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें जैविक अणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है मृदा रसायन। मृदा रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मिट्टी या मृदा की जांच से संबंधित अध्ययन को किया जाता है। युद्ध रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत युद्ध संबंधित रसायनों का अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत औषधियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद हमारी चिकित्सा रसायन आती है। तो चिकित्सा रसायन में चिकित्सा से संबंधित उपकरणों आदि का इस रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेय रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेय पदार्थों इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से बहुत शॉर्ट में और बहुत ही कम समय में हमने पूरे रसायन क्या है, रसायन की शाखाएं क्या है, रसायन विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर विस्तार से जाना। और अब हम इसको बिता करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग शुरू करने चलेंगे कक्षा 12 के बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अध्याय जिनका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होती क्या है? ठोस अवस्था जो है ये पदार्थ की एक अवस्था होती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसी भी पदार्थ की, तो हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से तो वैसे 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम में है वो हमारी 3 ही प्रकार की अवस्थाओं के बारे में मेंशन किया गया है। 2 अवस्थाएं जो और है मैं उनको भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नाम इसका दे रहा हूँ, चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहली जो अवस्था होती है इसको कहते हैं ठोस अवस्था। जो सबसे पहली अवस्था है इसको ठोस अवस्था कहते हैं। दूसरी जो है इसको द्रव अवस्था कहते हैं। तीसरी जो है इसको गैसीय अवस्था या गैस अवस्था कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं, गैसीय स्टेट कहते हैं। चौथा प्लाज्मा है
और नेक्स्ट जो पांचवा होता है इसको BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। ये बहुत ही उच्च ताप पर BEC पदार्थ की जो BEC अवस्था होती है बहुत ही उच्च ताप पर होती है। तो मुख्य रूप से हमें आज की डेट में थोड़ा विजुलाइज कराने के लिए तीन ही प्रकार की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और आगे की दो अवस्थाओं प्लाज्मा और BEC की अवस्थाओं के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठोस अवस्था, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा कि ठोस अवस्था किसी भी पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो अगर हम बात करें अब पदार्थ की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पदार्थ के बारे में देखेंगे कि पदार्थ क्या है। हम जानते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है वो हमारा क्या कही जाती है, पदार्थ। तो पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो कोई भी पदार्थ का जो एक बेसिक फंडामेंटल होता है उसमें यह बताया जाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। पदार्थ जो होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और उन कणों को हम अणु कहते हैं। तो यहाँ पर जो पदार्थ के कण हैं, ये जो पदार्थ के कण हैं, ये जो पदार्थ के अवयवी कण, जिनको हम नाम देते हैं अवयवी कण, अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर पदार्थ को उनके अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में बांटा जाता है। अगर हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो पदार्थ के अणु होते हैं या जो कण होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं। पदार्थ के जो अणु या जो कण होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं। और द्रव अवस्था की बात करते हैं तो द्रव अवस्था में जो ठोस अवस्था के कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, ये अणु परमाणु या जो आयंस होते हैं, ये ठोसों की अपेक्षा थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं। ठोसों की अपेक्षा थोड़ी दूर पर रहते हैं। लेकिन जब हम गैसीय अवस्था की बात करते हैं तो गैसीय अवस्था में ये अणु अत्यधिक दूरी पर होते हैं। गैसीय अवस्था में ये जो अवयवी कण होते हैं ये बहुत ही अधिक दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पर भी ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था में हम ये जानते हैं कि इसके जो अवयवी कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं और बहुत पास पास होने के कारण, इनके अवयवी कणों के बहुत पास पास होने के कारण इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनका जो आकार और आयतन है ये दोनों निश्चित होते हैं, ये दोनों निश्चित होते हैं। लेकिन अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव अवस्था में आकार निश्चित होता है, आकार आयतन निश्चित, परंतु आकार निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है, परंतु आकार जो है ये अनिश्चित होता है। और अगर हम गैसीय अवस्था की बात करते हैं तो गैसीय अवस्था में आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। अर्थात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अणुओं की व्यवस्था के आधार पर हम पदार्थ को विभिन्न भागों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो आइए हम लोग विस्तार पूर्वक अब ठोस अवस्था के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा शुरू में ही बता दी कि ठोस अवस्था किसी भी पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें किसी पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था
ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने इसकी परिभाषा भी बता दी कि ठोस अवस्था किसी भी पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था की बात करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है और अणुओं की व्यवस्था के आधार पर उनको ठोस, द्रव और गैस में बांटा जाता है। तो यदि हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला गुण होता है कि इसमें ठोस अवस्था में अणु सबसे पास पास होते हैं, अणु सबसे पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। सबसे पहला इसका जो गुण है ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं ये सबसे पास पास होते हैं। दूसरा ये होता है कि अणु पास पास होने की वजह से इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अंतराणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं? दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराणविक आकर्षण बल कहा जाता है। और अंतराणविक आकर्षण बल ठोस अवस्था में अणु सबसे पास पास होने की वजह से इसमें सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो अंतराणविक आकर्षण बल इसमें जो है सबसे अधिक होता है। और अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होने के कारण हम ये भी जानते हैं कि अणुओं में परस्पर गति होती रहती है। तो होता क्या है कि अणु के सबसे अधिक पास पास होने के कारण अणुओं में जो टक्कर होती है ये सबसे कम होती है। अणुओं में टक्कर सबसे कम होती है। और अणुओं में टक्कर सबसे कम होने के साथ ही साथ इसके जो अणु हैं, इसके अणु अपने ही स्थान पर स्थिर रहकर इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अर्थात ये अपना स्थान नहीं छोड़ पाते हैं, अर्थात ये अपना स्थान नहीं छोड़ पाते हैं, ये अपना स्थान नहीं छोड़ पाते हैं। चौथा है कि यही कारण होता है कि इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अगले पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो इनका जो घनत्व होता है, घनत्व द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक होता है, घनत्व उच्च होता है। इनका जो घनत्व होता है ये उच्च होता है। तो ये हमारी ठोस अवस्था के कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं। इसके बाद हम लोग ठोस अवस्था में जो ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें ठोस पदार्थों को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में बांटा गया है। इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए जो वीडियो आप तक प्रेषित किया जा रहा है उसको देखें और देखने के बाद उसका लाभ उठाएं तथा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।